तो कहानी शुरू होती है अपना 1999 से। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश पास करती है कि लाइक जो भी सस्पेक्ट रहेगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसे बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक अपन जेल में कर सकते हैं। और हम किसी भी जगह की घर की तलाशी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं बिना किसी वारंट के। और वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ख़त्म हो गई थी। और जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्हें इस बिल को ब्लैक बिल भी कह बोल रहे थे, ठीक है। और इसके खिलाफ लाइक सारे ही मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इंक्लूडिंग जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड अदर लीडर्स। और 1920 में ही तिलक जी का निधन हो जाता है, वो निपट जाते हैं। फिर अगला आता है कि जैसे ही ये लॉ पास होता है तो एक पीस सी गैदरिंग होती है अमृतसर जलियांवाला बाग में। बट जो नया नया उस टाइम पे अपना क्या नाम है जनरल आया हुआ था, जनरल डायर, उसने बिना किसी वार्निंग के या बिना किसी परमिशन या बिना किसी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के सीधे घुसते ही जो सिंगल एंट्री पॉइंट था वहाँ पे घुसता है, ब्लॉक करता है और सीधे ओपन फायर शुरू कर देता है ऑन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और ये एक मतलब काइंड ऑफ मैसकर रहता है कि लार्ज स्केल पे लोगों की डेथ होती है। और फिर इससे जो ब्रिटिश का जो क्रूअल फेस है वो बाहर तो पहले भी आ गया था, बट अभी ज़्यादा स्केल पे आ जाता है, ठीक है। अब इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट शुरू होता है 1919 में। और जो इनका तरीका रहता है वो वही गांधी जी वाला मेथड रहता है कि फास्टिंग, प्रेइंग एंड डिसोबेइंग लॉज एंड रिस्किंग अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा कोई वायलेंट एक्शन नहीं था, बस एक पीस सा मूवमेंट था कि हम आपकी इस चीज़ को अपोज करते हैं। और गांधी ने इसे अपने लिए अपने तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ था इस पूरे कांड को अपोज करने के लिए, ठीक है। अगला आता है अपने पास कि मॉन्टेज क्लेमफोर्ड रिफॉर्म 1919, जिसमें क्या होता है कि जो पावर थी, जो काफ़ी सालों से डिमांड कर रहे थे मॉडरेट्स की पावर जो है वो इंडियंस के हाथ में भी आना चाहिए। तो ये वो रिफॉर्म था जो इस क्या नाम है रॉलेट एक्ट के बाद लाया गया था। इसमें इंडियंस के हाथ में कुछ पावर दी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो एक सेंट्रल प्रोविंस, एक सेंट्रल था, उसके नीचे आते थे अपने पास उसके नीचे आते थे अपने पास प्रोविंसली स्टेट्स। अब जो प्रोविंस था उसमें दो पार्ट थे, एक ट्रांसफेरेंस वाला पार्ट था, एक था रिजर्व वाला पार्ट। जो ट्रांसफेरेबल वाला पार्ट था उसमें इंडियन मिनिस्टर्स थे और जो रिजर्व वाला पार्ट था उसमें ब्रिटिश के पीपल थे। और दोनों में ही जो क्या नाम है जो मिनिस्टर्स थे उनमें कुछ लोग इलेक्ट होकर आते थे, कुछ लोग सीधे नॉमिनेट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो लोग नॉमिनेट होते थे वो अपनी अपनी फील्ड से हुआ करते थे, लाइक सिविल सर्वेंट है कोई, कोई किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉडी में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो उसे नॉलेज है तो वो उसे डायरेक्टली अपॉइंट किया करते थे। या कोई हिस्टोरिकल है तो उसे डायरेक्टली अपॉइंट किया करते, ठीक है, अपॉइंट किया करते थे, ठीक है। ये हमारा रिफॉर्म आता है 1919 का। अभी सेम रिफॉर्म आएगा 1935 में। तो वहाँ पे जो पावर है वो उल्टी हो जाएगी। लाइक अभी यहाँ पे जो प्रोविंस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। और जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, अपर एंड लोअर हाउस में। और जो प्रोविंस वाला है वो ट्रांसफरेबल एंड रिजर्व में डिवाइड हो रखा है। बट 35 में क्या होगा कि जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र और रिजर्व वाला पार्ट आ जाएगा, और जो प्रोविजनल प्रोविंसेस हैं वहाँ पे अपर एंड लोअर हाउस आ जाएगा। अब जो 1935 वाला एक्ट है वो आज तक कंटिन्यू होता आ रहा है कि जब जो स्टेट है उस पर दो काइंड ऑफ पार्लियामेंट होती है, एक दिल्ली में होती है और एक होती है स्टेट में, ठीक है। वही अपर एंड लोअर हाउस। जो सेंटर है उस पर एक ही हाउस होता है, बट उसमें दो लोग तरीके के लोग होते हैं, एक ट्रांसफरेंस वाले होते हैं और दूसरे रिजर्व वाले होते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं। वो अलग अलग एंट्री है इस हाउस में, ठीक। फिर 35 को अलग से डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जो 1919 का रिफॉर्म था। इसमें क्या था कि प्रोविंस बट गया था और जो जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे उनके पास लाइक बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी। उनके पास सिर्फ पावर थी कि हेल्थ, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री, पीपल वर्क्स, रिलीजियस मूवमेंट एंड लोकल गवर्निंग को ऑपरेट करने की। जो मेन चीज़ होती है फाइनेंस,
वो वाला पार्ट था, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश के हाथ में भी थी उस टाइम पे, ठीक है। और जो वोटिंग राइट थे वो वुमेन्स के पास 1919 में ही आ गए थे, बट वही था कि जो वुमेन, उनको ही राइट मिले थे जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही थी, लाइक उनके पास कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई इंडस्ट्री है, जो अपने आप को वैसे भी बिना उसके भी रिप्रेजेंट कर पाती थी, वही वोट कर सकती थी। हर कोई वोट नहीं कर सकता था, उनके पास जो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी वो नहीं था, ठीक है। ठीक है, अब आता है पास 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि गांधी जी आते हैं और एक मास स्केल ऑफ पीपल को मूव करते हैं, मोमेंटाइज करते हैं अक्रॉस द होल इंडिया। और ये पहली मोमेंट था ऐसा जब पूरा इंडिया एक मोमेंट में इन्वॉल्व था, क्योंकि जो लीडर्स थे वो पैदल चल के यात्रा कर रहे थे और लोगों को अपने इस मोमेंट से कनेक्ट कर पा रहे थे। और वैसे जो मोमेंट था ये हमारा, ये पीसफुल मोमेंट था, ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके लॉ में, उनकी पुलिसिंग में कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो मेन मोटिव था वो अपना था कि स्वदेशी अडॉप्ट करना है, और इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वेविंग क्लॉथ्स को ही पहनना था, ठीक है। इसमें चरखा एंड खादी को प्रमोट किया गया था, और उसमें काइंड ऑफ जेल भरो आंदोलन भी चलाया गया था कि लाइक इतने आदमी जेल में चले जाओ कि उनके पास जगह ही ना हो आदमी को और रखने की, वो क्या अरेस्ट करेंगे। तो ऐसा भी था कि लाइक पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आई और वो बोलते थे कि अरे जगह तो ही नहीं आपके पास, गाड़ी में जगह तो नहीं है, एक काम करो आप चलो, पीछे पीछे आते हैं। और वो वही जाते भी थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और भाग गए, ऐसा नहीं था, वो जाते थे पैदल बिना हथकड़ी के, ठीक है। तो ये सब था। और 1920 में तिलक जी की डेथ हो जाती है। अब ये मौका मिलता है गांधी जी को कि आई कैन बी द न्यू लीडर, तो वो उस मौका का, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ठीक है, उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तिलक जी के नाम पे 1 करोड़ रुपीज़ 1920 में इकट्ठा करते हैं, और 1 करोड़ में से 37 लाख रुपए सिर्फ बॉम्बे देता है। और ये देख के गांधी जी वॉज लाइक वाओ। तो वो कहते हैं कि बॉम्बे द ब्यूटीफुल, लाइक क्या गजब शहर है भाई। सिर्फ एक शहर ने 1/3 ऑफ द कलेक्शन दे दिया, सिर्फ एक शहर ने, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड हो चुका था। जो स्प्रेड हुआ था लाइक उसमें जो मेन पॉइंट था कि वो नॉन वायलेंट रहेगा, बट हर पार्ट में जो फैल रहा था उनके अपने अपने मोटिव्स थे, और वो सारे उससे बाइक कैरी ऑन कर रहे थे। जो मूवमेंट था वो लोकली शेप्ड किया जा रहा था, लाइक वहाँ का जो पर्टिकुलर इशू है वो उस इशू को उस मूवमेंट से कनेक्ट कर रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, ठीक है। बंगाल, असम, यूपी, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस इंक्लूडिंग वही जो पहले शहर थे वो, और अवध, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ सब चल रहा था, ठीक है मूवमेंट। अब इसमें से अपन मूवमेंट की बात बाद में करते हैं अलग से एक टॉपिक पे, ठीक है। अब अगला आता है इसके बाद 1919 से 1924 तक खलीफत मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ओटमन एम्पायर था मिडिल ईस्ट में, वो ब्रिटिश से हार जाता है। जो खलीफा होता है वो मुस्लिम का स्पिरिचुअल गुरु होता है, और ब्रिटिश क्या करती है कि पूरे ओटमन एम्पायर को, जो कि कवर कर रहा था उस टाइम का मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक का एरिया, उन्होंने उसको भाई इतने पार्ट में ब्रेक कर दिया कि जो खलीफा की सारी पावर्स थी उसकी लंका लगा दी। और फिर जो यहाँ पे इंडियन मुस्लिम थे उनको इससे बहुत धक्का लगा भाई कि हमारा बाप दादा मारे गए, मतलब जो पास खलीफा वाली पावर थी वो चली गई। तो ये सपोर्ट करना शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स को, ताकि वो जो है वहाँ पे ओटमन एम्पायर का जो खलीफा है उसे दोबारा इस्टेब्लिश कर दें। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, आर्मी वगैरह में उनके सर्विसेज में सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और गांधी जी को भाई अलग चुल थी कि हाँ ये मौका है, हम हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं। जबकि जो इंडियन लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इवन मोहम्मद अली जिन्ना मना कर रहे थे गांधी को कि सपोर्ट मत करो, ऐसे जो देश है वो धर्म के नाम पे बढ़ जाएगा। बट गांधी जी क्या अंदर चुल थी कि हमको तो करना है, हमको तो महान बनना है। तो वो इस बात में आ गए कि अपन जो है हिंदू मुस्लिम को इस खलीफत के नाम पे यूनाइट करते हैं। और यूनाइट हुए भी थे, बट बाद में थोड़े दिनों में दोबारा ब्रेकआउट हो गया था, क्योंकि
उनका वो रिलीजियस मैटर था, और जो इंडिया था वो रिलीजियस नहीं पॉलिटिकल फाइट कर रहा था, और गांधी जी उसे रिलीजियस फाइट में खींच रहे थे। तो बट वही बाद में फिर हट जाता है वो। अगला था ट्रीटी ऑफ सेवेरार 1920 में, जो टर्किश से कराया था ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती। ठीक है, उन्होंने काफ़ी बेइज्जती महसूस कराई थी इस ट्रीटी में। अब जो अपने पास 1919 वाला जो एक्ट था, और जो जलियांवाला कांड हुआ था, उस चक्कर में जो है साइमन कमीशन भारत आती है, और उनसे ये उम्मीद थी कि वो एक रैशनल डिसीजन लेंगे, उसमें कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिससे हमारी बात सुनी जाएगी। बट जब वो कमीशन भारत आती है तो व्हाट डू रियलाइज़ कि इसमें तो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इससे इंडियंस गुस्सा हो जाते हैं, और लाइक सारे पार्टीज गुस्सा नहीं होती हैं, बट जो कुछ कुछ लोकल पार्टीज़ थी वो ब्रिटिश को सपोर्ट करती हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। लाइक कोई ज़मींदार है, उसे ये था कि अगर मैं सपोर्ट करता हूँ इस पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स को तो हमारी ज़मीन है उससे टैक्स कम लेंगे। जो और लोग थे सबके अपने अपने पॉइंट थे मतलब, बट जो बड़ी पार्टियाँ थी वो इसको अपोज कर रही थी, इंक्लूडिंग आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो जो ये कमीशन आई थी ये 1927 में, ये रॉलेट एक्ट को रिव्यू करती है और उसमें अपनी स्पीकिंग देती है। बट इसे अपोज कर रहे थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आईएनसी के लोगों को और इंडियंस को हिम्मत करते हैं कि तुम इंडियंस, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम साला एक एक्ट पास कर पाओ। तुम साला जहाँ इकट्ठा बैठते हो हिंदू मुस्लिम, तुम दंगा शुरू कर देते हो, तुम सिर्फ लॉ पास होगा तुम लॉ बना सकते हो। और ये एज अ चैलेंज लेते हैं बोथ आईएनसी और मुस्लिम लीग। फिर वो साथ बैठ के एक एक्ट पास करते हैं। ठीक है, 1935 वाला एक्ट। फिर उसमें जो है वो साथ में एक्ट पास करते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो जिन्ना था, जिन्ना को लग रहा था कि जो उसके पॉइंट्स हैं वो नेहरू सुन नहीं रहे हैं, तो जिन्ना अपने 14 पॉइंट अलग से देता है जिसे 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना कहा जाता है। तो जो लास्ट में जो एक्ट बनता है 1935 वाला, उसमें साइमन के पॉइंट्स रहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट रहते हैं, और जिन्ना के 14 पॉइंट अलग से रहते हैं। और जिन्ना के कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, कुछ पॉइंट नेहरू के कंसिडर किया जाता है, और कुछ पॉइंट पे साइमन के कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब जो ये कमीशन 87 कमीशन, इसको बाइकआउट करने के लिए एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया था कि नहीं नहीं हमको तो ये नहीं चलेगा ऐसे, यहाँ पे हमको इंडियन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं और मास पब्लिक मोबिलाइज हो जाती है इस चक्कर में। और जो इसको क्या नाम है, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट करना है, जो इसका डिसीजन था वो मद्रास वाले सेशन में लिया गया था आईएनसी के द्वारा। ठीक है, कुछ पार्टी थी जो सपोर्ट कर रही थी, वो थी अपने पास जस्टिस पार्टी इन साउथ, यूनियनिस्ट इन पंजाब, फिर हिंदू महासभा, फिर सेंट्रल सिख लीग, सम मुस्लिम लीग्स एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का था कि भाई जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ दलितों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगला था नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम एक ड्राफ्ट पास कर पाओ साथ बैठ के हिंदू मुस्लिम। उन्होंने ड्राफ्ट पास किया था विद द नेम ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिसको लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और जो उनके साथ में काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जो साथ काम कर रहे थे, ठीक है, उसमें कई सारे और लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब बेसिकली दो मेन लीडर थे, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या थी कि हमारे पास जो है 9 फंडामेंटल राइट चाहिए, इंक्लूडिंग वोट फॉर वुमेन एंड मेन जो 21 साल के ऊपर के हैं, इक्वल राइट चाहिए हमें मैन वुमेन और अदर सिटीजन्स के लिए, यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन के नाम पे नहीं बनेगा। अगला था कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी इन द प्रोविजन ऑफ नॉन मुस्लिम। ठीक है, मतलब कोई कम्युनल स्टेट नहीं चाहिए, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो पावर सेंटर पे रहेगी, एंड बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन, जो सेंटर पे जो है पास वो बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। जो सेंटर है उसके पास क्या था, सेंटर था, जो सेंटर है उसके पास जो है 2 हाउस हो, अपर एंड लोअर हाउस। नहीं 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 गलत गलत। जो सेंटर है उसके पास 2 तरीके की चीज़ें हों, ट्रांसफरेंस एंड रिवर्स वाली, जो मैंने पहले एक्सप्लेन करी थी वो वाली। ठीक है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को, जिन्ना के पॉइंट को, नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट को, साइमन के पॉइंट को बातचीत और डिस्कशन करने के लिए ये सारे लीडर्स जो है जाते हैं लंदन, इंग्लैंड।
फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी, 1 2 3 बार हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश मिनिस्टर्स बात करते हैं कि क्या पास करना है क्या नहीं पास करना है। क्या नाम है, आईएनसी से जाते हैं महात्मा गांधी, फिर गांधी रंगास्वामी मोहन मालवीय, मुस्लिम से जिन्ना जाते हैं, हिंदू से एम.आर. जयशंकर जाते हैं, वुमेन्स से जाती हैं सरोजिनी नायडू, दलित से जाते हैं अम्बेडकर, और लिबरल सिख जस्टिस एंड इंडियन अदर लोग भी जाते हैं, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट पास होता है, उसमें वही था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था उसे क्या बोलते हैं, स्विच कर देते हैं। जो सेंट्रल है वो जो सेंट्रल है उसमें ट्रांसफरेंस और रिजर्व वाली पॉलिसी रहेगी, और जो प्रोविजनल है उसमें अपर एंड लोअर हाउस रहेगा। और जो एक बनाया गया था कॉन्ग्रुएंट स्टेट या कॉन्ग्रुएंट सब्जेक्ट, इसमें अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो ना कि स्टेट और ना ही सेंट्रल के अंदर आती हैं, तो वो पॉइंट वहाँ डिस्कस होगा। और अगर वहाँ पे डिस्कस होने में बहुत टाइम लग रहा है तो जो प्रेसिडेंट है वो सीधे एक्ट पास कर सकता है अंडर कॉन्करेंट रूल। ठीक है।